चलो तो आपने कहाँ समझा दिया, लास्ट चीज बताओ जरा मुझे। माउस हमने बता दिया था आपको कनेक्टिविटी के आधार पर। चलिए तो यहाँ पर अगला प्रिंसिपल के आधार पर। तो देखो पहला हमारा मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस। पहला हमारा क्या है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस, याद रखना। पहला क्या आएगा, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस। ठीक है, मैकेनिकल माउस को इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस कहा जाता है। कैसे लिखा चार्ट में? तो चार्ट एक तरफ की था बस, इसका दूसरी तरफ को लिखना ही पड़ेगा। कनेक्टिविटी वाला ही इतना है, बाकी तो लिखना ही पड़ता है। ठीक है, हम माउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो माउस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो देखो इसके जो इन्वेंटर हैं, इसके इन्वेंटर कौन है, जो माउस के हैं कौन है, डगलस सी एंजेलबर्ट। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कर्सर का मूवमेंट इसमें कर्सर का मूवमेंट किस पर निर्भर करेगा, रबर बॉल के मूवमेंट पर। ठीक है, इधर देखो यह रफ सरफेस पर कार्य नहीं करता। क्लियर है, ऊपर कवर सतह पे काम नहीं करता। तो नॉर्मली पहले जो माउस यूज किए जाते थे उसके लिए क्या लगता था, माउस पैड लगा करता था। ठीक है, तो उस जमाने के बारे में बात हो रही है। इसमें अगर हम बात करें, ये है वजन में भारी, ये है वजन में कैसे होते हैं, भारी होते हैं, तथा पुराने होने पर बॉल सही से मूव नहीं करती। बेसिक काम क्या है, थोड़ी सी भी पुराने होंगे तो बॉल के अंदर क्या होने लगेगा, धूल भरना स्टार्ट हो जाती है और ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते। इतना ही जान लो। ठीक है, हम इतने पे काम करेंगे। ठीक, अगला देखो, इसके अलावा हमारा कौन सा आएगा, ऑप्टिकल माउस। इट इज इंपॉर्टेंट। कौन से माउस हैं, ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस के बारे में अगर हम बात करना स्टार्ट करें, ध्यान दो यहाँ पे, इस पे बात करना स्टार्ट करें ऑप्टिकल माउस, तो ऑप्टिकल माउस का निकल के आएगा, इधर देखो इसके इन्वेंटर कौन है, इसके इन्वेंटर हैं स्टीव किर्च। इसका आविष्कारक कौन है, स्टीव किर्च है। इन्होंने 1999 में इसके लिए काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे। कई बार कंपनी का नाम पूछा गया तो माइक्रोसॉफ्ट ने निर्मित किया था। इसने निर्मित किया, माइक्रोसॉफ्ट ने निर्मित किया था। क्लियर है, याद रहेगा। अगर हम आपसे कहें कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किसका बनाया गया, ऑप्टिकल माउस, तो क्या होगा, इसमें रबर बॉल का प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग नहीं होता। रबर की जो बॉल के बारे में कंसेप्ट के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। यहाँ रबर बॉल नहीं लग रही, तो फिर यहाँ क्या लगेगा, तो जरा देखो इसमें दो एलईडी व फोटो डायोड होगा। इसमें दो एलईडी और फोटो डायोड होगा। एक एलईडी कनेक्टिविटी को बताती है। मतलब अगर हमारा माउस सिस्टम से कनेक्ट है या नहीं, कैसे पता पड़ेगा कि माउस के अंदर एक लाइट जलती है। जैसे ही माउस कनेक्ट कर दोगे हमारी पीसी के साथ में, वो लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी और जलती रहेगी। और कब तक जलती रहेगी, जब तक कि कनेक्ट है।
वही दूसरी एलईडी क्या करेगी, वही दूसरी एलईडी कार्य के दौरान क्या करेगी, चलेगी। फोटोडायोड परावर्तित प्रकाश को ग्रहण करेगा। तो अगर हम बात करें कि लाइट जो टकराकर वापस आएगी उसको ग्रहण करने के लिए कौन उत्तरदायी है, फोटोडायोड उत्तरदायी है। ठीक है, तो फोटोडायोड का काम क्या है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी उस लाइट को रिसीव करना किसका काम है, फोटोडायोड का काम है। क्लियर है। तो कई बार सवाल यही पूछा जाता है कि बताइए लाइट को ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी कौन है, या एक ऐसी एलईडी या एक ऐसा डायोड जो क्या करेगा, प्रकाश जो टकरा कर आएगा उसे ग्रहण करेगा, तो कौन है, फोटोडायोड। क्लियर हुआ कि नहीं ब्रो। इसका मैकेनिज्म बड़ा इजी सा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ बड़ा सिंपल सा निकल के आएगा। कैसे काम करेगी जरा देखो, इसमें इमेज सेंसर, चलो देखो इधर देखो, इसमें इमेज सेंसर व प्रोसेसिंग चिप का यूज होगा। प्रोसेसिंग चिप का यूज होगा। यहाँ पर क्या है, इमेज सेंसर लगा हुआ और क्या है, एक प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है। इमेज सेंसर लगातार सरफेस की इमेज क्लिक करेगा, वह प्रोसेसिंग चिप दो कंसेक्यूटिव इमेजेस की तुलना कर दो कंसेक्यूटिव इमेजेस की तुलना कर क्या करेगा, तुलना कर चेंजेस को आइडेंटिफाई करेगा व चेंजेस को ग्राफ पर इम्प्लीमेंट करेगा। इस ग्राफ के आधार पर ही कर्सर स्क्रीन पर मूव करेगा। समझ में आया? ऐसा आया नहीं होगा लेकिन फिर समझाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से लिख लो फिर समझाएंगे इसे हम अच्छे से। बहुत आसान है ये, लिख लिया आप सभी ने? क्यों हो गया? चलो देखो, मैंने आपसे कहा इसका देखो बेसिक सिद्धांत क्या है भाई, इसमें रबर का इस्तेमाल नहीं होगा, रबर बॉल नहीं लगी, इसमें क्या है, एलईडी लगी हुई है। और अगर हम बात करें बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल लेवल पर, तो ये कैसे काम करता है, लाइट जाती है, टकरा के वापस आती है और रिसीव कर लिया जाता है। एलईडी ने लाइट छोड़ी और फोटोडायोड ने लाइट टकरा के जो वापस आई उसको ग्रहण कर लिया, और इसी आधार पर क्या काम करेगा, आपका ऑप्टिकल माउस काम करेगा कि लाइट गई, टकराई, टकरा के वापस आई, वापस आके हमने ग्रहण कर ली, रिसीव कर ली। रिसीव करने के लिए क्या लगा दिया, फोटोडायोड लगा दिया। ये सबसे बेसिक लेवल पे है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इससे भी तुम्हारे 99% काम चल जाएगा। कितना रह जाएगा, 1%। 99% सवाल तुम्हारे इतनी इंफॉर्मेशन से हो जाते हैं। कैसे कि इसमें एलईडी लगी हुई है, फोटोडायोड लगा हुआ है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करती है और आपकी डायोड फोटो लाइट ग्रहण करता है। तो लाइट टकरा के जो वापस आई इसको ग्रहण कौन करेगा,
फोटो डायोड करेगा। कौन करेगा? फोटो डायोड। यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ, फाउंडेशन लेवल पे तुम्हारे दिमाग में क्लियर है चीजें? क्यों सिंह जी, अगर हम आपसे पूछें कि ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है, तुम क्या कहोगे? कि इसमें से लाइट निकलती है, नीचे सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है और ऐसे काम करता है। सबसे बेसिक, और 99% तुम्हारा काम इतने में हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं हो तुम, कि हमें हर एक चीज बताना जरूरी है। क्लियर है? पेपर में अगर इतना भी सवाल कैसा भी दिया जाए, लेकिन लाइट टकरा के वापस आने वाली बात की जाएगी, फोटो डायोड का जिक्र किया जाएगा, आया? लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं हम तो होशियार बच्चे हैं, मुझे सब पता होना चाहिए, सबके लिए देखो। तो एक्चुअली यहाँ जो सेंसर है, एलईडी है, एलईडी के साथ क्या लगा होता है? इमेज सेंसर। एक चिप लगी होती है, दैट इज प्रोसेसिंग चिप। अब ये क्या करती है? तो ये इमेज सेंसर एलईडी के साथ में ये लगातार सरफेस की इमेज कैप्चर करता है। लगातार क्या करेगा? सरफेस की इमेज कैप्चर करेगा, और एक इमेज का उसकी जस्ट पिछली वाली इमेज से क्या करेगा? तुलना करेगा। ये 1 नंबर की इमेज है, ये 2 नंबर की, 1 और 2 की तुलना करेगा, फिर 2 और 3 की, फिर 3 और 4 की। और सरफेस में अगर हम माउस को मूव करेंगे तो सरफेस में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। देखो हमने यहाँ रखा हुआ माउस, अभी अगर यहाँ खिसका दिया तो सरफेस में जो इमेज आएगी वो चेंज होकर आएगी या सेम टू सेम आएगी? चेंज होकर आएगी। तो इमेज में एक्चुअली कितना चेंजेस आ रहे हैं? इमेज में कितने चेंजेस आ रहे हैं? इन चेंजेस को मैथमेटिकली ग्राफ पे डाला जाता है। मैथमेटिकली किस पे डाला जाएगा? ग्राफ पे। और उस ग्राफ के हिसाब से हम क्या करेंगे? कर्सर को अपनी स्क्रीन पर मूव कराएंगे। समझ में आया? तो हम यहाँ क्या करते हैं, चेंजेस आए, आपकी जो इमेज चेंज हो रही है उस चेंज के हिसाब से हम क्या करेंगे? ग्राफ तैयार करेंगे, और उस ग्राफ के आधार पर, उस ग्राफ में जो मूवमेंट आया उस मूवमेंट को अप्लाई करेंगे किस पर? स्क्रीन के कर्सर पर, और उस आधार पर क्या करता है? कर्सर का मूवमेंट होता है। क्लियर है कि नहीं है? तुम्हारा ग्राफ बनाना, तुम्हारा कर्सर को मूव कराना किसका काम है? प्रोसेसिंग चिप का काम है। क्लियर है? इमेज कैप्चर करना इमेज सेंसर का, इन इमेजेस की तुलना करना प्रोसेसिंग चिप का, इसके डाटा को ग्राफ पे डालना प्रोसेसिंग चिप का, उस डाटा का इस्तेमाल कर्सर को मूव कराने के लिए करना प्रोसेसिंग चिप का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लिखा? इमेज सेंसर लगातार सरफेस की इमेज क्लिक करेगा, प्रोसेसिंग चिप दो कंसेक्यूटिव इमेजेस की क्या करेगी? तुलना कर चेंजेस को आइडेंटिफाई करेगा, वह चेंजेस को ग्राफ पर इंप्लीमेंट करेगा। ग्राफ पर डाल दिया, इस ग्राफ के आधार पर एक कर्सर स्क्रीन पर मूव करेगा। तो जो हमने समझाया वही तो लिखा हुआ है, दिमाग में गया, और अगर नहीं भी गया कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक आ गया, यहाँ ये चीज समझ में आ गई, बस इतने से भी 99% का क्या वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकते हैं, दो अलग है। जैसे मैं बात करूँ इस क्लास में, तो मैं कह दूँ कि एक सिद्धांत है जेंडर, तो मैं मेल और फीमेल बांटूं, फिर दूसरा मतलब तरीके से बांटा क्या उससे आप गधे। तो अब ये थोड़ी कहूंगा कि वे लड़कियां तो गधे ही होंगी या लड़कियां तो होशियारी होंगी, तो मैं कोई अलग, दो अलग अलग वर्गीकरण है, तो दोनों आपस में मिक्स नहीं करते, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे चले, यहाँ तक माउस क्लियर हुआ तुम्हारे दिमाग में? ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है? आगे चल सकते हैं। चलिए, जब तुम माउस को देखोगे, जब तुम माउस को देखोगे, अब ध्यान से देखना, जब तुम माउस को देखोगे, माउस को देखने पर आपको याद आएगा कि भाई इसमें क्या होता है? एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है, दूसरा राइट क्लिक है, दूसरा लेफ्ट क्लिक है, और ये स्क्रॉल व्हील। तो ये 3 हिस्से होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड स्क्रॉल व्हील। तो राइट क्लिक का जो इस्तेमाल होता है वो होता है सिंगल क्लिक की तरह। कैसे होता है? सिंगल क्लिक की तरह। लेफ्ट का इस्तेमाल होता है सिंगल की तरह, और डबल क्लिक। लेफ्ट इस्तेमाल सिंगल क्लिक के तौर पे भी करते हैं और डबल क्लिक के तौर पर भी करते हैं। देखो हम, तो तुमसे काम पूछा जाएगा कि क्या काम है, तो अगर हम बोले सिंगल क्लिक का काम क्या है, क्या हो जाएगा? डायलॉग बॉक्स क्या करना है? ओपन करना। कई बार सीधा सीधा सवाल आया हुआ है, और ये सवाल है पिछले साल पर। ठीक है, क्या सवाल है? डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या करोगे? माउस का राइट क्लिक, वो भी कैसे? सिंगल क्लिक के तौर पे एक बार दबाएंगे। क्लियर है? एक बार हम क्लिक करेंगे, और क्या होगा इस डायलॉग बॉक्स से? डायलॉग बॉक्स का प्रयोग, डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किसके लिए हो सकता है? फाइल को ओपन करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है,
रीनेम करना है, रिफ्रेश करना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करना है। तो ये सारे काम कर सकते हो इस डायलॉग से। कोई फाइल ओपन हो सकती है, कॉपी हो सकती है, पेस्ट हो सकती है, रीनेम हो सकती है, रिफ्रेश, और लास्ट थिंग लिखो फाइल प्रॉपर्टी। फाइल प्रॉपर्टीज को तुम देख सकते हो, क्या कर सकते हो, फाइल की प्रॉपर्टीज तुम देख सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनमें से अगर तुमसे पूछे कि बताओ, अगर हम पूछे कि बताओ स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए माउस को कौन सा क्लिक का इस्तेमाल करें? राइट क्लिक। डायलॉग्स खुलेगा, वहां पर रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टीज देखने के लिए माउस के राइट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? आया समझ में? दूसरा क्या है? स्क्रॉल व्हील। तो स्क्रॉल व्हील का काम क्या है? पेज को स्क्रॉल कराना। क्या काम है? पेज को स्क्रॉल कराना। और कंट्रोल के साथ जूम करिए। कंट्रोल के साथ क्या है? जूम इन और जूम आउट करने के लिए। अगर हम कंट्रोल के साथ इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? जूम इन और जूम आउट होगा। कंट्रोल के साथ इसका यूज करेंगे तो क्या होगा? जूम इन और जूम आउट। तुम घर पे जाके चेक कर सकते हो। क्लियर है? जूम इन और जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल व्हील का अगर कंट्रोल के साथ करेंगे। अब लेफ्ट में, तो लेफ्ट में सिंगल का इस्तेमाल हो जाएगा। फाइल को, फोल्डर को या आइकन को क्या करना है? सिलेक्ट करना है बस। अगर किसी भी फाइल, फोल्डर या आइकन को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेफ्ट में सिंगल क्लिक इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट में किसका प्रयोग करेंगे? सिंगल का। और अगर मैं बात करूं डबल का तो क्या हो जाएगा? फाइल और फोल्डर ओपन। फाइल फोल्डर को आप क्या करोगे? ओपन करोगे और कमांड या प्रोग्राम को रन करोगे। तो ये क्या है हमारी माउस में राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक के काम। माउस में जो राइट क्लिक होता है, माउस में जो लेफ्ट क्लिक होता है, उसके कार्य है। याद रहेगा? जल्दी करो जल्दी। चलिए हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया कि राइट क्लिक का काम क्या है, लेफ्ट क्लिक का काम क्या है? राइट क्लिक सिंगल क्लिक के तौर पर यूज होता है, लेफ्ट क्लिक सिंगल क्लिक और डबल क्लिक के तौर पर यूज होता है। चलिए हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? चलिए, जब आप इतना समझ लेते हो तो फिर हम आगे देखेंगे। तो इसी में एक टर्म आएगा दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी किसका फीचर है? माउस का फीचर है। इसका फीचर है माउस का। तो होता क्या है ये समझो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का बेसिक जो काम है वो होता है किसी भी चीज को मूव या कॉपी कराने के लिए।
इसके लिए किसी भी चीज को मूव या कॉपी कराने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? ड्रैग एंड ड्रॉप। ये बहुत कॉमन है। तो क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड फाइल फोल्डर आइकन को या तो आपको मूव कराना है या कॉपी कराने के लिए। क्या कहा जा रहा? अगर आप सिलेक्टेड फाइल फोल्डर को या तो आप मूव कराना चाहते हो या फिर आप कॉपी कराना चाहते हो, तो आप किसका उपयोग करोगे? बताओ। ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करोगे। इसका उपयोग करोगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। समस्या है फिर? अब ये होता कैसे है? तो क्या होगा? आइकन को, फाइल को या फोल्डर को लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करके, ठीक है, क्लिक को दबाए रखा जाता है। क्लिक को दबाए रखा जाता है तथा जहां कॉपी या मूव करना है, जहां कॉपी या मूव करना है वहां क्लिक को रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं, रिलीज मतलब छोड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो यहाँ पर कोई आइकन है, यहाँ पर कोई आइकन है ई करके, ठीक है, और मान लो मुझे क्या करना है? इसे उठाना है, तो इसमें मैंने पकड़ा और क्लिक कर लिया। तो क्लिक करके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। तो यहाँ तक क्या पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा। बात है समझ में? तो ये सबसे बढ़िया तरीका है क्या? कॉपी करने का या मूव करने का। तो तुमसे अगर पूछे कॉपी करने का या मूव करने का सबसे आसान तरीका कौन सा, तुम क्या बताओगे? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई समस्या? क्या समस्या? इधर देखो, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नोट करके। इसके बात करेंगे एक नोट। तो माउस की सेटिंग्स बदलने के लिए, माउस की सेटिंग बदलने के लिए आप क्या करोगे? कंट्रोल पैनल जाओगे और कंट्रोल पैनल में जाकर क्या करोगे? माउस को सिलेक्ट करोगे। अगर आप माउस की सेटिंग बदलना चाहते हो तो आप क्या करोगे? कंट्रोल पैनल में जाओगे और कंट्रोल पैनल में जाकर क्या करोगे? माउस को सिलेक्ट करोगे। तो क्या कर सकते हो? नंबर 1, माउस के पॉइंटर का साइज व कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखो, जैसे तुम देखोगे ये एरो देखा तुमने, माउस का ये एरो आता है, देखते हो? या फिर ये इस तरह से एरो आता है कि नहीं आता? तो अगर हम तुमसे कहें ये वाला एरो क्या करना है, इस एरो का अगर हम क्या करना चाहते हैं? रंग बदलना चाहते हैं। क्या बदलना चाहते हैं? रंग बदलना चाहते हैं। हम इसका साइज बदलना चाहते हैं। हम इसका करें, क्या करें? कंट्रोल पैनल में जाएं, माउस को सिलेक्ट करें और वहां जाके हम क्या कर सकते हैं? अपने आइकन का कलर, अपने आइकन का साइज दोनों ही चेंज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और ये पिछले सवाल, पिछले पेपर में आया था। ये पिछले पेपर का सवाल है कि भाई माउस के कलर या उसको बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे? माउस के पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर के कलर और आकार को बदलने के लिए तरीका है, याद रखना। ये पूछा गया था पिछले पेपर में, ठीक है? कंट्रोल पैनल में जाके माउस, ठीक है? तो शुरुआत कंट्रोल पैनल से होगी, खत्म माउस से होगा, ठीक है? और क्या कर सकते हैं? पॉइंटर आइकन को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉइंटर के आइकन को बदल सकते हैं। अगर हमारा मन क्या है कि भाई नहीं, हम तो एरो नहीं चाहिए, हमें हम तो ड्रैगन चाहिए, हमें घोड़ा चाहिए, बंदर चाहिए, तो वो भी आ जाएगा पॉइंटर की जगह पर। तो पॉइंटर का आइकन
चेंज हो सकता है, मतलब एरो नहीं चाहिए तुम्हें, हॉर्स चाहिए, ड्रैगन चाहिए या कुछ चिड़िया चाहिए, सब आ जाएगा इससे, यहां से। क्लियर है कि नहीं है, बात आई समझ में। उसके अलावा और क्या हो जाएगा, माउस की स्पीड, माउस की स्पीड व सेंसिटिविटी निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे, माउस की स्पीड सुनिश्चित करेंगे, माउस की सेंसिटिविटी सुनिश्चित करेंगे कि भाई माउस में हल्का टच हो तो माउस मूव कितना मूव करे, ठीक है, माउस की स्पीड क्या रखनी है, ये सब। और लास्ट अगर हम बात करें, इधर देखो, आप में कोई लेफ्टी है, तुम और कोई लेफ्टी है नहीं है, चलिए तो देखो, अगर जो लेफ्टी है तो अगर वो माउस यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हो, राइट में या लेफ्ट में, कैसी हो, राइट से तो लिखते हो, बाकी सारे काम लेफ्ट से करते हो, आधे दूरी हो, स्लो हो, नहीं एक ही तो करते हैं, ठीक है। इधर देखो, तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर मैं तुमसे एक सिंपल सी बात करूं, लेफ्टी हो तो आप माउस नॉर्मली क्या होता है, आप राइट से पकड़ के यूज करते हो, अब राइट से पकड़ के यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है यार माउस राइट में कंफर्टेबल नहीं होते, सही, तो वो क्या करते हैं, लेफ्ट में पकड़ते हैं, और जैसे ही माउस को वो लेफ्ट में पकड़ेंगे तो ये राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का खेल बदल जाता है, उनका राइट और लेफ्ट क्लिक का खेल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर हम यहाँ पकड़े तो ये राइट और ये लेफ्ट, लेकिन अगर यहाँ पकड़े तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, और अगर लेफ्ट में पकड़े हैं तो राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक का खेल चेंज हो जाता है, तो इनकी फंक्शन ही बदल जानी चाहिए। तो लेफ्टी लोगों को अगर उन्हें लगे कि नहीं भाई हम कंफर्टेबल नहीं है राइट में पकड़ने की, लेफ्ट में पकड़ने कंफर्टेबल है, तो माउस के फीचर्स में राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक को चेंज कर सकते हैं, समझ में आया। जो राइट क्लिक का काम है वो लेफ्ट क्लिक में चला जाएगा और लेफ्ट क्लिक का काम राइट क्लिक में चला जाएगा। कहां से क्या कर सकते हो, राइट क्लिक व लेफ्ट क्लिक के फंक्शंस को, राइट क्लिक व लेफ्ट क्लिक को स्वैप कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी किसकी हो जाती है, माउस की हो जाती है, किसकी हो गई, माउस की। अगला देखें, आगे बात करें तो अगला है हमारा ट्रैक बॉल। अगला क्या है, ट्रैक बॉल है, ठीक है। अगली कहानी क्या है, ट्रैक बॉल की, क्लियर। तो ट्रैक बॉल में अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले इसके इन्वेंटर आएंगे, कौन आएगा, कौन इसके इन्वेंटर, बोलो बोलो, कौन इसके इन्वेंटर, इसके इन्वेंटर राल्फ बेंजामिन करके, कौन है, राल्फ बेंजामिन, ठीक है। तो देखो इसे ब्रिटिश नेवी के एक अधिकारी, जिसका नाम प्रतिष्ठी अधिकारी के द्वारा रडार व सोनार के लिए बनाया था, याद रखना। इसे बेसिकली किसके लिए बनाया गया था, रडार और सोनार के लिए बनाया गया था। और किसने बनाया था, ब्रिटिश नेवी में उस वक्त एक अधिकारी हुआ करते थे राल्फ बेंजामिन करके, कौन हुआ करते थे, राल्फ बेंजामिन करके। तो राल्फ बेंजामिन ने क्या करा, इसके लिए रडार और सोनार के लिए बनाया था, इसके लिए बनाया था रडार और सोनार के लिए। तो अब बेसिकली बात की जाए तो रडार और सोनार पता है क्या होते हैं, ठीक है। तो सोनार होता है कि पानी पर, अगर हम पानी समुद्र के बीच में खड़े हुए हैं तो हमारे आसपास एक निश्चित रेडियस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, इसका अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का, पानी की सतह पर, क्लियर है। वहीं पर अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, आसमान में, अगर हम हवा में अगर ऑब्जेक्ट का पता लगाना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, रडार का प्रयोग करते हैं। और दोनों ही इस्तेमाल करते हैं दोनों संबंधित तरंगों का,
अल्ट्रासाउंड वेव्स का शायद प्रयोग किया जाता है, कंफर्म नहीं पता, देख लेना, साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड वेव्स का शायद प्रयोग करते हैं। क्लियर है, याद रखना, ये उसके लिए बनाया गया था। रडार और सोनार में किसका प्रयोग होता है, सीधे सीधा सवाल पूछा गया है, रडार और सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है, आंसर क्या है, ट्रैक बॉल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, लेकिन हमने इसको बाद में अडॉप्ट किया, इसमें क्या होता है, इसमें एक सर्कुलर बॉल रहती है, इसमें एक सर्कुलर बॉल रहती है, जिसे घुमाकर या मूव कराकर कर्सर को मूव कराते हैं, कर्सर को मूव कराते हैं। ट्रैक बॉल का प्रयोग, ट्रैक बॉल का प्रयोग कैट व कैम में भी होगा। इसमें होगा कैट और कैम में भी होगा। क्लियर है, कहां पर, कैट और कैम में, कहां होगा, कैट और कैम में। तो ये सवाल भी आपको मिल जाता है, कैट और कैम, बार बार कैट और कैम, इसके फुल फॉर्म मिलते हैं हमेशा, क्या मिलेगा, फुल फॉर्म। तो क्या होता है, पिछले पेपर में था, क्यों, कंप्यूटर एडेड, ठीक है, कैट और कैम। तो कैट और कैम वास्तविकता में क्या है, सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी है। क्या है, सॉफ्टवेयर, एक्चुअली क्या है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी है। इसमें यूज होते हैं डिजाइनिंग के लिए, इसके लिए यूज होते हैं डिजाइनिंग के लिए। क्लियर है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, इसके लिए किया जाएगा, डिजाइनिंग के लिए किया जाएगा। तो कई बार प्रश्न बनता है, बताइए अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग होगा, कैट और कैम का। ठीक है, माउस की डिजाइन नहीं भाई, डिजाइन बनाने के लिए माउस की जगह पर हमें माउस चाहिए, तो माउस चाहिए तो हमारे पास क्या, बेहतर डिजाइन बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का कंट्रोल ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ दिन और रात का क्या संबंध आ गया, यहाँ दिन और रात का संबंध क्या है, जरा समझ नहीं पाए। कितना बोल पढ़ा रहा हूँ मैं, कितना बोल, एक काम किया करो, सुबह सुबह ना नाश्ता बना के लेके आया करो सब बच्चों के लिए। ये है, बना के तो आधे खा के नहीं आ पाते। हमें कह रहा कल से बना के लेके आया करना, उपमा, कभी पोहा, इडली, आपने इडली खाना क्या, हाँ मैंने पूछा। चलिए देखिए, ध्यान दो, कैड कैम का डेफिनेशन फुल फॉर्म कभी कभी आता रहता है बीच में पेपर में, यहाँ करा दिया। कैड कैम कोई डिवाइस नहीं है, कैड कैम क्या है, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, जिन सॉफ्टवेयर का प्रयोग डिजाइनिंग में होता है। आगे चलिए दोबारा इसका यूज होगा। क्लियर हुआ, आगे देखो ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल का यूज लैपटॉप व मोबाइल में भी हुआ, मोबाइल में भी किया गया। कहाँ किया गया, लैपटॉप में भी हुआ और मोबाइल में भी हुआ, लेकिन एट प्रेजेंट नहीं होता, होता हाँ, एट प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है, तो कहां का देखा तुमने, एक लाइन में लिखो, लैपटॉप मोबाइल, एक और लिखो वर्क स्टेशन, लैपटॉप वर्क स्टेशन में मोबाइल में भी हुआ। ठीक है, अब नहीं होता सब यूज, अब इससे बेहतर ऑप्शन उपलब्ध है अपने पास। चल देखो, अगला आएगा हमारा टच पैड, अगला आएगा टच पैड।
इसे ट्रैक पैड भी कहते हैं, टच पैड या ट्रैक पैड। अगला क्या आएगा हमारा टच पैड, जिसे हम क्या कहेंगे ट्रैक पैड भी कहेंगे। ठीक, तो देखो यह एक टच सेंसिटिव एरिया होता है जिस पर फिंगर या स्टाइलस को मूव कराकर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है, कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। तो क्या काम है, यह एक टच सेंसिटिव एरिया होता है जिस पर फिंगर या स्टाइलस को मूव कराकर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज कहाँ होती है, लैपटॉप में। कहाँ होती है, लैपटॉप। तो तुम्हारे लैपटॉप में क्या एक एरिया होता है, फिंगर को मूव कराते हो, और फिंगर को मूव कराने से क्या मूव करता है, कर्सर मूव करता है। क्लियर है, क्या मूव करेगा, कर्सर मूव करेगा। तो वो जो एरिया, वो एरिया क्या है, टच पैड या टच पैड। ठीक है, क्या देखेंगे, लैपटॉप में इसी का प्रयोग होता है, इसी का प्रयोग होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि आपके लैपटॉप में ट्रैक बॉल को किसने रिप्लेस किया, बताओ, ट्रैक बॉल किससे रिप्लेस हुआ, टच पैड से। समझ में आया, ये टच पैड ने किसको रिप्लेस किया लैपटॉप में, ट्रैक बॉल को। तो पहले ट्रैक बॉल यूज होती थी, अब टच पैड यूज होने लगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए, तो यहां तक चीज हो गई आपकी। अगर हम बात करें मोबाइल में, मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर इसी का उदाहरण है। तो आपके मोबाइल में जो पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर आता था, वो फिंगरप्रिंट सेंसर एक्चुअली किसका उदाहरण है, टच पैड का उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण है, टच पैड का उदाहरण है। क्लियर है, अब नहीं आता तो इनबिल्ट आने लगा, फिर पहले जो आता था पीछे वाला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, टच पैड दो प्रकार के हैं। एक होते हैं रेसिस्टिव और एक होते हैं कैपेसिटिव। तो टच पैड कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, एक है रेसिस्टिव और एक है कैपेसिटिव। एक है रेसिस्टिव, दूसरे कौन से, कैपेसिटिव। ठीक है, आगे देखो, आधुनिक टच पैड, आधुनिक टच पैड मल्टी फिंगर टच को, मल्टी फिंगर टच को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, मल्टी फिंगर टच को। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले हमने तुमसे बोला कि फिंगर को मूव करा रहे हो और कर्सर मूव करना, तो एक फिंगर को मूव करा तो क्या करता है, कर्सर मूव करता है। और पुराने वाले में चाहे तुम एक फिंगर से चलाओ चाहे दो फिंगर से चलाओ। क्लियर है, लेकिन आजकल के जो नए लैपटॉप है, आजकल के जो नए ट्रैक पैड है, उसमें क्या होता है, एक फिंगर को चलाओगे तो कर्सर मूव करेगा, दो फिंगर को मूव कराओगे तो पेज का मूवमेंट होने लगता है। तुम अगर पिंच इन और पिंच आउट करोगे तो जूम और जूम आउट हो जाएगा। तुम तीन फिंगर को मूव कराओगे तो कुछ और काम होने लगेगा। तो क्या हो रहा है, एक फिंगर कब है, कब दो फिंगर है, कब तीन फिंगर है, वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो ये चीज क्या कहलाती है, मल्टी फिंगर टच। क्या कहलाएगा, मल्टी फिंगर टच कहलाएगा। तो यहां देखो, इसमें एक फिंगर से अलग दो फिंगर से अलग ऑपरेशन हो सकते हैं, ऑपरेशन हो सकते हैं। तो एक फिंगर से अलग ऑपरेशन होंगे, दो फिंगर से
अलग ऑपरेशन होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? तो अगर हम तुमसे पूछे पिंच इन और पिंच आउट किस वजह से होते हैं? पिंच इन और पिंच आउट मल्टी फिंगर टच की वजह से। अगर आपके मल्टी फिंगर टच नहीं है तो आप पिंच इन और पिंच आउट नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर क्या पड़ जाता है? टच पैड पूरा हो जाता है। टच पैड के अगला हमारा कौन सा है? तो अगला हमारा है टच स्क्रीन। कौन आएगा? टच स्क्रीन। ये हम देखेंगे कल। कब देखेंगे? कल देखेंगे। क्लियर है? ओके